हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब सब कुशल मंगल। मैं संजय पोले और आप देख रहे हैं फिजिक्स फॉल। फिजिक्स फॉल ये जो चैनल है, ये इसका जो मेन पर्पस है वो 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस चैनल के जरिए हम 11th-12th का फिजिक्स के साथ साथ नीट और IIT जेईई और खासकर ओलंपियाड के लेवल तक का फिजिक्स हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो इस पूरे लेक्चर सीरीज को हमने 4 सेशन में डिवाइड किया है। तो पहला जो सेशन होगा उसमें पूरा मैकेनिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया जाएगा, और सेशन 2 में थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स कवर किया जाएगा, और सेशन 3 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की थ्योरी के ऊपर चर्चा होगी, और आखिरी में सेशन 4 में हम मॉडर्न फिजिक्स कवर करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर सीरीज के दौरान हम ये प्रयास करने वाले हैं कि फिजिक्स को बहुत आसान भाषा में, बहुत इंटरेस्टिंग वे से एक अच्छे अल्टीट्यूड तक लेके जाना है। उसके अंडरस्टैंडिंग को लेके, उसको फील करने को लेके, उसके क्वेश्चन की क्वालिटी को लेकर हम फिजिक्स को एक ऊंचे लेवल तक लेके जाने का प्रयास करेंगे। और जो भी बच्चे जो अपना फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज हम अपना पहले सेशन की। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोग जब भी इस चैनल को आप देखने बैठोगे तो हाथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो, ताकि जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप सटीक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर सको। तो शुरुआत करते हैं आज पहले सेशन की। पहले सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि द नीड ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। जैसे हमें फिजिक्स अगर पढ़ना है तो हमको मैथमेटिक्स आना चाहिए, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स को भी हमको आना चाहिए, उसके भरोसे ही हम फिजिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या मैथमेटिक्स, क्या बेसिक मैथमेटिक्स हमको पढ़ना पड़ता है? तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा तो मैथमेटिक्स का हमको पढ़ना पड़ेगा। वो है ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक पार्ट हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको आनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन से डील करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज के वेरिएशंस का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ्स वो स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, पैराबोला हो सकते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो सकता है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ में वी डील इन फिजिक्स विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा कैलकुलस को भी थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत होगी। साथ ही साथ में थोड़ा सा मुझे अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक रूट्स, इस सब के बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज होने की जरूरत है, तभी मैं फिजिक्स में आगे बढ़ सकता हूँ बहुत आसान तरीके से। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि नीड ऑफ मैथमेटिक्स इन द फिजिक्स। उसमें नीड ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन द फिजिक्स। फिजिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या भूमिका है, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले अगर कुछ आता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है? जैसे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को वैसे तो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने में हम कई बार इसको यूज कर चुके हैं, लेकिन खास तौर पे इसी को ही कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये बात से हम अनजान रहते हैं, इसलिए ये साइंटिफिक, इसका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन हम उसको हमारे दैनंदिन जीवन में हम बहुत बार इसको यूज कर चुके हैं। तो क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि कोई मेरा दोस्त है जो पहली बार मेरे घर आना चाह रहा है, राइट? कोई दोस्त है जो पहली बार मेरे घर आना चाह रहा है और उसको मेरे घर का एड्रेस ठीक से नहीं पता, तो मैं उसे फोन पर मेरे घर का एड्रेस बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये क्या बोलता हूँ, जनरली हम क्या बोलते हैं, किसी को भी हमारे घर पर बुलाना है तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि हमारे घर के आसपास में कोई भी जो फेमस जगह होती है, जो लैंडमार्क होता है हमारे एरिया में, उसके बारे में जिक्र करते हैं। जैसे कि मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल, या कोई किसी नेता का पुतला हो, तो ऐसा कोई तो भी एक फेमस जगह हम बताते हैं। जैसे मैं भी उसे बता रहा हूँ कि मेरे घर के आसपास में मान लो कोई हॉस्पिटल है, मान लेते उस हॉस्पिटल का नाम है कोई लीलावती। मैंने उसे कह दिया सबसे पहले कि आप भाई सबसे पहले लीलावती के पास आ जाओ। तो लीलावती एक ऐसा हॉस्पिटल है उस एरिया में, उस शहर में,
मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है, जो भी रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, जो भी उसको यहाँ पे ड्रॉप करने आता होगा उसे भी पता रहता है। तो सबसे पहले वो तो लीलावती हॉस्पिटल पे आएगा, फिर उसके बाद मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू जब लीलावती हॉस्पिटल पे आएगा तो वहां आप एकदम लीलावती हॉस्पिटल के गेट के सामने अपना चेहरा करना। अगर आप राइट साइड में तुम्हें नॉर्थ होगा, अगर राइट साइड, या फिर राइट साइड में अगर आपका ईस्ट होगा तो लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट होगा, और आगे नॉर्थ होगा, पीछे साउथ होगा, राइट। जैसे कि मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको, जैसे कि ये जो पोजीशन है, ये जो इंटरसेक्शन, ये जो पोजीशन है, मान लो ये लीलावती हॉस्पिटल है, तो सबसे पहले मैं उसे यहां आने के लिए बोलूंगा। यहां आने के बाद कुछ डायरेक्शन बता रहा हूं उसमें, ये डायरेक्शन को ईस्ट बोल रहा हूं, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैंने उसके सबसे पहले तो उसके दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट डाला है, एक लैंडमार्क डाला है। उसके बाद मैंने उसके दिमाग में 4 डायरेक्शन कंस्ट्रक्ट किए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर यहां आके मैंने उसको ये डायरेक्ट किया कि भाई तू लीलावती हॉस्पिटल से ईस्ट की डायरेक्शन में, मान लीजिए मेरा घर यहां कहीं तुम्हें, तो मैंने उसे बोला कि ईस्ट के डायरेक्शन में तुमको ये मान लीजिए सर्टेन एक 40 मीटर की दूरी है, तो ईस्ट से आपको 40 या फिर 400 मीटर की दूरी है, फॉर एग्जांपल 400 मीटर दूरी पे ईस्ट की डायरेक्शन में आना है। फिर वहां से 90 डिग्रीज का टर्न लेके नॉर्थ की तरफ मुड़ना है, और सीधा उस रास्ते से आपको मान लीजिएगा 200 मीटर अगर चलोगे तो सीधा मेरे घर पर पहुंचोगे। तो वो जो बंदा है, जिस तरह से मैंने उसको फोन पे डायरेक्ट किया, तो उसके माइंड में मैंने एक जीपीएस सिस्टम कंस्ट्रक्ट की, उसी के माइंड में एक मैंने फ्रेम कंस्ट्रक्ट किया। उस फ्रेम में क्या था, एक लैंडमार्क था और कुछ 4 डायरेक्शन थे। तो इस लैंडमार्क और 4 डायरेक्शन के सहारे मैंने अपने आसानी से मैंने अपने घर का उसको एड्रेस बता पाया, राइट। तो ये जो किसी भी घर का लोकेशन बताने के लिए किसी रेफरेंस के सहारे से, किसी लैंडमार्क के सहारे से हमें क्या जरूरत होती है, एक लैंडमार्क की जरूरत होती है और 4 दिशाओं की, 4 डायरेक्शन की जरूरत होती है। द सेट ऑफ दिस 4 डायरेक्शन एंड अ लैंडमार्क is known as the coordinate system in the mathematics। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की सबसे पहले आवश्यकता समझी है तो वो मैथमेटिशियन थे डेकार्टस। 17th सेंचुरी में कोऑर्डिनेट सिस्टम की रूपकल्पना अगर किसी ने की थी वो थे डेकार्टस, राइट। और डेकार्टस के साथ ही साथ में उन्हीं के कंटेम्पररी थी पियरी डी फर्मैट। उन्होंने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप किया था, लेकिन उनका वर्क जो था वो बहुत लेटली पब्लिश हुआ, तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अगर किसी का नाम जुड़ता है तो वो डेकार्टस का जुड़ता है, और डेकार्टस का दूसरा नाम भी है कार्टेशियस, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इस तरह से कई बार हमने अनगिनत बार हमने उसको यूज किया है। किसी भी चीज का, किसी भी घर का, किसी भी जगह का, किसी भी पॉइंट का एड्रेस हमको अगर लोकेट करना होता है तो हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सहारे से ही मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकता हूं। चलो, अभी हमने जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस की है उसको हम एक मैथमेटिकल रूप देने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमने एक रियल नंबर लाइन हमने यहां पर कंसीडर की। मान लेते हैं रियल लाइन नंबर पर कुछ हमने रियल नंबर्स ली है 1, और ये डिस्टेंस, ये जो स्पेसिंग है उसको मैं 1 मीटर कंसीडर करता हूं। ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। इस राइट साइड को हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं और लेफ्ट साइड को हम माइनस में, नेगेटिव नंबर्स में ले रहे हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और ये बीच वाला जो नंबर है वो 0 है। चलो अब आप मानते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर सिर्फ ये जो मोशन जो है सिर्फ एक ही लाइन पे पॉसिबल है। मतलब आप या तो आगे जा सकते हो या तो पीछे जा सकते हो, ऊपर जाना, नीचे जाना, या फिर अंदर जाना, बाहर जाना वर्जित है। सिर्फ आप एक ही लाइन पे चल सकते हो। मतलब ऐसी एक दुनिया इमेजिन करते हैं, ओके। तो अगर हम इस ऐसी दुनिया में है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक रेफरेंस या फिर लैंडमार्क के हिसाब से अगर हमको पोजीशन अगर बताना है तो कैसे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक ऑब्जर्वर है या फिर दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, या कार है मान लीजिएगा, या कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव करता है, इधर मूव कर रहा है। तो इस इंस्टेंट के पास इसने इसको जब देखा तो ये क्या समझेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन में है, राइट साइड में है। तो ये इसके बारे में क्या कहेगा, इसके बारे में 2 इंफॉर्मेशन इसके पास है। वो क्या है कि ये 3 मीटर दूरी पे है और राइट साइड में है। अगर वैसा ही दूसरा ऑब्जेक्ट मैं यहां कंसीडर करता हूं
वो फॉर एग्जाम्पल यहां इधर जा रहा है, तो ये इस इंस्टेंट में ये ऑब्जर्वर इसे देख रहा है बी को, ये ए है मान लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ये अगर हमारा बी है तो ये क्या बोलेगा इसके बारे में, ये जो बी ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर दूरी पे है, सिर्फ 4 मीटर दूरी पे नहीं बता रहा, और एक दूसरा इंफॉर्मेशन एडिशनली है अभी इस नंबर लाइन पे प्लस माइनस देने की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। इसलिए ये क्या बोलेगा इसके बारे में, ये 4 मीटर दूरी पे है और लेफ्ट साइड में है, इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में है बोल के कैसे पता चला हमको, ये इसके नेगेटिव रियल नंबर लाइन पर है। तो ये इस लाइन पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हमको पता करनी हो तो हमें दो चीजों की जरूरत होगी, वो लैंडमार्क से कितनी दूरी पे है और कौन से डायरेक्शन में है। तो इस तरह से दूरी और डायरेक्शन, ये दोनों बातें अगर आप किसी के बारे में अगर बोल रहे हो किसी रेफरेंस के सहारे से, तो इसका मतलब आप उसकी पोजीशन बता रहे हो। तो पोजीशन बताने के लिए हमें दो चीजें लगती है, एक होता है डिस्टेंस, लैंडमार्क से कितने दूरी पे है, और दूसरा कौन सी डायरेक्शन। ये दो चीजें की हमें आवश्यकता होती है। तो इसकी पोजीशन है अभी फिलहाल 3 मीटर प्लस 3 मीटर लगेंगे। राइट साइड का मतलब प्लस, लेफ्ट साइड का मतलब माइनस। इसकी पोजीशन अगर मैं बताऊं तो -4 मीटर है। अभी क्या होगा, ये मान लीजिए कि ये वाला ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ये यहां पर आ जाएगा, तो इसकी पोजीशन 5 हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद और आगे बढ़ेगा तो उसकी पोजीशन 7 हो जाएगी, उसके बाद और 8 हो सकती है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो पोजीशन जो है फिक्स नहीं है, वो बदलते रहेंगे। तो फिर हमें इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी पोजीशन कभी 3 हो रही है, कभी 5 हो रही है, कभी 6 हो रही है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वेरिएबल का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अलजेब्रा में जनरली कोई भी जो चीज बदलती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अलजेब्रिक वेरिएबल अज्यूम करेंगे और उसको हम बोलेंगे बेटा x। उस वेरिएबल को मैं बोलता हूं x। फिलहाल उस x को, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट, बदलती हुई पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा हूं। उस वेरिएबल को मैं नाम देता हूं फॉर एग्जांपल x। अलजेब्रा में ये जो x है काफी फेमस है। तो यहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे है तो उसकी पोजीशन 3 है, लेकिन अभी 3 रहने वाली नहीं, तो पोजीशन को मैं 3 हमेशा के लिए कायम होती तो मैं 3 बोल देता, लेकिन ये बदलते जा रही है तो 3 है, तो बदलते जा रही है। तो बदलती हुई पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जो वेरिएबल माना है वो है x। यहां पर x की वैल्यू है 3 मीटर, और कौन सी डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, इसलिए जो उसकी पोजीशन में 3 मीटर बताऊंगा, ये की पोजीशन है फॉर एग्जांपल। तो ये x यहां अगर ये वाला ये यहां आ जाता है तो इसकी पोजीशन अगेन a की पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में होगी 5 मीटर होगी। तो जो ऑब्जेक्ट जिस नंबर के पास है वो पोजीशन रहेगी, तो उसे पोजीशन को बताने के लिए हम वेरिएबल के सहारे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से इसकी अगर मुझे पोजीशन बतानी है इस इंस्टेंट के पास, तो मैं क्या बताऊंगा, पोजीशन ऑफ b किसके रेस्पेक्ट में, इस लैंड मार्क के रेस्पेक्ट में, तो इसे हम बोलेंगे -4। इसमें 4 का मतलब होगा कि 4 मीटर दूरी पे है, माइनस का मतलब होगा कि लेफ्ट साइड में है। तो इस तरह से वन डायमेंशनल मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें पोजीशन बतानी है तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक रेफरेंस पॉइंट या लैंडमार्क, वहां से वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है और कौन से डायरेक्शन में है। जब इन 3 बातों का अगर मैं मिक्स कर देता हूं, लैंडमार्क, डिस्टेंस और डायरेक्शन, इन तीनों बातें इकट्ठा होकर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दर्शाते हैं किसी भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो ये तो हो गया वन डायमेंशन में, इस तरह से इतना कोऑर्डिनेट सिस्टम का इतना हिस्सा काफी है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए। लेकिन जब बात करते हैं फॉर एग्जांपल हम 2 डायमेंशन की, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट इस पूरे बोर्ड के ऊपर कहीं पर भी चल सकता है, मान लीजिए इधर जा सकता है, पीछे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, बस आपकी तरफ आगे और बोर्ड के अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ इस पर बोर्ड पे ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, पीछे भी, नीचे भी जा सकता है। तो ऐसा अगर मोशन रहा, इस बोर्ड पे कहीं पर भी मोशन हो सकता है। मान लीजिए कि किसी दीवार पे चिपकली मूव कर रही है, तो चिपकली जैसा मोशन अगर हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो फिर वैसे केस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए किस तरह की कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होगी, उसे हम देखते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि अभी हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जिस दुनिया में आप एक प्लेन पे रह सकते हो। एक प्लेन पर मान लीजिए बोर्ड एक प्लेन है, इस बोर्ड पर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आप इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, नीचे, पीछे, आगे, ऊपर, ऐसे जा सकते हैं मान लो।
तो इस तरह का अगर कोई प्लेन पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन रिस्ट्रिक्टेड है तो उसकी अगर हमें पोजीशन बतानी है तो फिर किस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको चाहिए वो समझने की कोशिश करता है। तो यहां पर अगर मोशन हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर मोशन एक लाइन पे होता है तो एक रियल नंबर वाली लाइन काफी है उसकी पोजीशन को बताने के लिए। अगर मोशन अगर किसी प्लेन में होता है ना तो हमको और एक रियल नंबर लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। जो ओरिजिनल वाली जो लाइन थी हमने शुरुआत वाली उसको एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक रियल नंबर वाली लाइन हमको मान लेनी पड़ेगी, राइट। तो जैसे कि इस डायरेक्शन वाला जो पोजीशन है बताने के लिए हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक वेरिएबल हमने मान लिया था x। तो इस डायरेक्शन वाला डिस्टेंस अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ये डायरेक्शन में और एक अलजेब्रिक वेरिएबल मानता हूं y, ठीक है। तो इधर वाले जो भी पोजीशंस है उसे बताने के लिए मैं एक अलजेब्रिक वेरिएबल मान रहा हूं x, और इस डायरेक्शन में जो भी पोजीशंस है उसे मानने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल मान रहा हूं y। दोनों अलजेब्रा के वेरिएबल्स है। तो फिर इसके सहारे से हम कैसे पोजीशन बताएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा लैंडमार्क है जिसको हम यहां पर ओरिजिन बोलेंगे। ये दोनों रियल नंबर लाइन को इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे। यह हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसके सहारे से हमको किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन बताना है। फॉर एग्जांपल इस प्लेन में एक ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं तो भी है, यहां ये पॉइंट पर है, तो आई वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ए। इस पॉइंट की पोजीशन यदि अगर हमको बतानी है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस फ्रेमवर्क में, तो कैसे बताना पड़ेगा। तो मान लीजिएगा आप ओरिजिन के पास आए, फिर से लीलावती हॉस्पिटल है मान लीजिए हमारा, ये यहां पर आ गए। आप यहां से आपको यहां पहुंचना है तो क्या करना होगा, आपको यहां से यहां तक पहुंचना है तो आपको पहले x, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाला जो रियल नंबर लाइन हमने एज्यूम की, तो इस डायरेक्शन में आपको 3 मीटर जाना पड़ेगा, है ना, 3 मीटर जाना पड़ेगा। और फिर यहां से टर्न लेकर आपको इस डायरेक्शन में आपको फिर से 2 मीटर जाना पड़ेगा। तो आप इस पॉइंट के पास पहुंचोगे। तो ये जो पॉइंट है इसका जो एड्रेस है, मैं इस लैंडमार्क के रिस्पेक्ट में कोड कर रहा हूं। इसका जो एड्रेस है, इस नंबर को यूज करके मैं इसके एड्रेस को कोड कर रहा हूं। कैसे कोड करूंगा, सिंपली ये इधर 3 जाना पड़ता है, इसको मैंने पहले 3 लिख रहा हूं, और कॉमा देके इधर कितना जाना पड़ रहा है मुझे, 2 मीटर जाना पड़ रहा है, तो इधर कॉमा देके इसको 2 मीटर बोलता है, 2 मीटर यहां लिख देता है। तो जैसे इसकी पोजीशन 3,2 दिखा रहा हूं तो मेरे माइंड में क्लियर है कि ये वाला पॉइंट कहां पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिंपल है, कहां पर ये बताना, लोकेट करना बहुत आसान है। कैसे, आप ओरिजिन पे आ जाओ, इस डायरेक्शन में आप पहले 3 मीटर जाओ, फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 मीटर जाओ, राइट। तो इस डायरेक्शन को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशनल जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो पोजीशन बताने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो 2 डायरेक्शन लिए गए हैं इनको एक्स डायरेक्शन बोला गया है, क्योंकि ये डायरेक्शन वाले जो भी नंबर है हमको एक्स नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन बोलेंगे। और क्योंकि इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस पोजीशंस है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने दूसरा वेरिएबल, अलजेब्रिक वेरिएबल हमने इधर माना है, उसे हम वाई बोल रहे हैं, राइट। ये दोनों, इसको, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोला गया है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो बाय यूजिंग सच सॉर्ट ऑफ सर्टेन एक्सेस जो कि डायरेक्शन बता रहे और एक रेफरेंस पॉइंट, इसके सहारे से हम इस प्लेन में कोई भी पॉइंट कहीं पर भी रहने दो, उसकी पोजीशन बहुत आसानी से हम लोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी किसी भी पॉइंट का, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसको हम एक पॉइंट बोलते हैं, राइट। और इसमें जो पहला टर्म जो लिख रहा हूं, जो एक्स डायरेक्शन में आपको चलना होगा वो डिस्टेंस है, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये जो दूसरा जो टर्म है इसमें, उसे हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसको अगर साइंटिफिक भाषा में देखेंगे तो इसको एब्सेसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, राइट। जनरल नाम है, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं या वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। इसको एब्सेसा बोलता है या इसको ऑर्डिनेट बोलता है। और ये दोनों मिला के एक पॉइंट को दर्शा रहे एक प्लेन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे ये पॉइंट है मेरा, सपोज इसका एड्रेस बताना है, इसका एड्रेस को कोड करना है, तो बहुत आसान है। आपको इस बी पॉइंट तक पहुंचना है तो फिर से लैंडमार्क से आपको इधर 3 मीटर जाना है, इधर आपको 2 मीटर जाना है। फॉर एग्जांपल यहां पर आपका पॉइंट, इधर भी आपको फिर से 3 मीटर जाना पड़ेगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, आपको लेफ्ट साइड में यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 जाना पड़ रहा है, इसलिए -3 लिखेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट। और
वाई डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, इसलिए वाई का कोऑर्डिनेट +3 लिखते हैं। तो ये पॉइंट का एड्रेस हो गया ये -3, +3 इसके रेफरेंस में। तो इस तरह से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके प्लेन में किसी भी पॉइंट का एड्रेस बहुत आसान तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो इसकी जो रूप कल्पना हुई है, ये एक बहुत क्रांतिकारी कल्पना है। ये सिस्टम डेवलप होने के बाद, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप होने के बाद, ज्योमेट्री को, जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर हुआ करते थे पहले, जैसे अगर हम ज्योमेट्री का अगर श्रेय जाता है तो जैसे ज्योमेट्री के जिसको पितामह बोलते हैं वो है यूक्लिड, एक ग्रीस के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन, उनको जाता है, उनको ज्योमेट्री के पितामह कहा जाता था। 3री सदी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट के 3rd सेंचुरी में उनका कार्यकाल रहा है। तो उन्होंने ज्योमेट्री का मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्म में ज्योमेट्री वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन मैथमेटिकली उनको एक टर्मिनोलॉजी के साथ अगर उन्होंने ज्योमेट्री को एक्सप्रेस किया था तो वो यूक्लिड थे। उन्होंने कुछ पॉइंट की कल्पना की, लाइंस की कल्पना की, प्लेन्स की कल्पना की, ट्राइंगल्स की, एंगल्स की कल्पना की। तो ये ज्योमेट्री, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्माण होने के बाद यूक्लिड की जितने भी जो मैथमेटिकल फिगर्स है, पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स, उनको अलजेब्रा के सहारे से एक्सप्रेस करना बहुत आसान हो गया। अलजेब्रा में भी क्या होता है, अलजेब्रा ये जो शब्द है, अलजेब्रा में जो अलजेब्रा का मतलब होता है कि ये जो अलजेब्रा है जो शब्द है, अल-जबर नाम के इस शब्द से आया है। एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब में वो जो मैथमेटिशियन थे, उनका जो नाम था अल-ख्वारिज़मी, उन्होंने किताब लगाया था। उस किताब में एक लफ्ज है, उसको एक उर्दू का एक शब्द है, उसी से ही अलजेब्रा नाम आया है। उस शब्द का नाम था अल-जबर। अल-जबर का मतलब होता है कि कोई भी चीज हमें नहीं पता, उसकी एक कुछ तो भी वैल्यू अज्यूम करना है और उसकी वैल्यू निकालना है। मतलब अल-जबर का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ एक फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल, मान लो एक नंबर है 5, उसको कितना ऐड करने के बाद 12 आता है। ये छोटा सा एक एक्सप्रेशन है, एक छोटा सा पजल है। 5 को कितना ऐड करने के बाद 12 आता है, मुझे नहीं पता। जो कौन सी चीज ऐड करनी पड़ेगी मुझे नहीं पता, तो इसको मैंने कुछ तो भी मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया x। 5 को मैंने x ऐड करने के बाद 12 आता है, तो उसके बाद x की वैल्यू 7 आती है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा मैंने, इसमें जो चीज मुझे पहले से नहीं पता थी उसको मैंने कुछ तो भी मान लिया, उसको मान के फिर से उसकी वैल्यू रिस्टोर करने को ही हम अलजेबर बोलते हैं। अलजेब्रा इस शब्द का जो मतलब होता है, किसी अननोन चीज के जगह पर कुछ मानकर उसकी वैल्यू को रिस्टोर करना, ही उसी को ही हम अलजेबर बोलते हैं। तो इस तरह से अलजेब्रा इस शब्द का अर्थ पूर्ण होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप होने के बाद जितने भी मैथमेटिकल फिगर है जो यूक्लिड ने अपनी किताबों में, अपने ऑक्सियम्स में, अपने थ्योरम्स में जिक्र किया था, उन सारे के सारे ज्योमेट्रिकल जो फिगर है, इनको अलजेब्रा के सहारे से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बड़े आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिएगा हमको किसी और कोई भी पॉइंट लीजिएगा, उसका पोजीशन हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली मैंने एक पॉइंट लिया अभी -4, -7 ये वाला, या फिर -3, ऐसा कोई तो भी पॉइंट है, इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट? तो आपको -4, -3 पे जाना है, तो आपको पहले ओरिजिन पे आना है। ओरिजिन से x डायरेक्शन में आपको -4 डिस्टेंस जाना है, जैसे इधर आप इधर -4 आओगे। फिर उसके बाद आपको -3 का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आपको -3 जाना है, यहां 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है, इसका जो लोकेशन होगा वो यहां कहीं पर होगा। सही, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स डेवलप होने के बाद किसी भी पॉइंट प्लेन में इस तरह से किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताना किसी रेफरेंस के सहारे बहुत आसान हो जाता है। राइट, इसको हम बोल रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होती है, उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में जिक्र करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि वन डायमेंशन में अगर हम जीते हैं, मतलब अगर आपका मोशन सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो केवल
एक रियल नंबर लाइन आपको काफी होगी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर प्लेन पे अगर आपका मोशन रिस्ट्रिक्टेड है तो आपको 2 रियल नंबर लाइन अज्यूम करनी पड़ेगी, राइट। प्लेन पे है मतलब आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, ऊपर बाहर या अंदर नहीं जा सकते हो। मान लो अगर हम जो वास्तव में हम जो दुनिया में रहते हैं वो जो दुनिया है वो 3 डायमेंशनल है। इसमें आपको 3 डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में अगर मैं बता दूं आपको कि आप इधर जा सकते हो, इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ में मान लो आप बोर्ड के बाहर भी और बोर्ड के अंदर भी जा सकते हैं, राइट। तो 3 डायमेंशनल मोशन पॉसिबल है। हम जिस वर्ल्ड में अभी जी रहे हैं उस वर्ल्ड में 3 डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है। तो फिर ऐसे सिस्टम में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन अगर लोकेट करनी हो तो फिर क्या सिर्फ 2 रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉसिबल है क्या उसका पूरा का पूरा पोजीशन रिप्रेजेंट करना? तो नहीं। तो यहां पर अपने को 3 रियल नंबर लाइंस कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने थोड़ा सा 3 डायमेंशनल पिक्चर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बोर्ड ये क्योंकि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इस पे 3D पिक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश हमने की है। ये एक डायरेक्शन है, एक एक्स डायरेक्शन इसे बोलेंगे हम, इसे हम वाई डायरेक्शन बोलेंगे। जेड डायरेक्शन में एक्चुअल में ये बाहर होना चाहिए ऐसे, तो इधर तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए मैंने यहां दिखा दिया। तो समझ लीजिएगा आप ये जो लाइन है इस बोर्ड को इसे परपेंडिकुलर है, ओके। तो अगर मान लीजिएगा इसमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन लोकेट करना है, फॉर एग्जांपल कोई तो भी पॉइंट यहां पर है, ये ओरिजिन है मान लेते हैं, यहां पर कहीं तो भी पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन हमें लोकेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे अभी 3 कोऑर्डिनेट्स मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इधर एक्स, इधर वाई और इधर जेड। तो ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है हवा में यहां होना चाहिए, जिसको मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने 3D पिक्चर में ये वाला पॉइंट यहां पर है, इसे O बोलेंगे, इसे A बोलेंगे, ये B बोलेंगे, ये C पॉइंट यहां पे है। एक्चुअल में वो पॉइंट C हवा में होना चाहिए, मैंने ड्रॉ यहां पर किया। तो अगर इसकी पोजीशन अगर मुझे बताना है इसके सहारे से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मुझे क्या होना चाहिए अभी, आई शुड नो दिस डिस्टेंस, इसे हम x बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस 2 मीटर है, फॉर एग्जांपल ये वाला डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है और ये वाला 1 मीटर है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका जो एड्रेस होगा, इसके सहारे, इसके रेफरेंस में इस सी पॉइंट का जो एड्रेस होगा वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 और 3 और 1। तो 2 का मतलब होता है आपको ओरिजिन से, पहला जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब होगा ओरिजिन से आपको x डायरेक्शन में 2 मीटर चलना पड़ेगा। अगर मैं ये जो वैल्यूज है वो मीटर में लेता हूं तो, और आपको y डायरेक्शन में आपको 3 मीटर चलना पड़ेगा। z डायरेक्शन में हालांकि वास्तव में इधर आना पड़ेगा, मैं इधर ड्रॉ नहीं कर पा रहा इसलिए इस डायरेक्शन दिखा, ये हमारा z डायरेक्शन, दिस इज आवर z डायरेक्शन, हालांकि ये इधर है। तो z डायरेक्शन में आपको 1 मीटर चलना पड़ेगा। तो किसी भी पॉइंट को, जनरली किसी भी पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 3 डायमेंशनली, तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक x डायरेक्शन चाहिए, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसका x, मोमेंट उसका x, y डायरेक्शन में मोमेंट उसका y और z डायरेक्शन में मोमेंट उसका z। इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी अगर मुझे 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर मुझे लोकेट करनी हो तो, राइट। आप या तो पहले x जाके y जाके z जा सकते हो, या सर पहले सर इफ आई वांट टू गो अर्लियर फर्स्ट, अगर मैं z डायरेक्शन में z गया, इधर गया, पहले इस डायरेक्शन में पहले z गया, फिर इधर y गया, फिर हम इधर x गए, तब भी आप इसी पॉइंट के पास आओगे, राइट। पहले z गया, फिर y गया, फिर x गया, फिर भी इसको हम रिप्रेजेंट करते टाइम पे z y x ऐसा नहीं करेंगे, ये ऑर्डर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको x y और z, चाहे आप पहले कोई भी रास्ता चूज कर लीजिएगा, पहले z करो या फिर सर पहले y से भी तो जा सकते हैं। पहले हमने मान लीजिएगा पहले y डायरेक्शन में y डिस्प्लेसमेंट किया, फिर x डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट किया, फिर z डायरेक्शन में z डिस्प्लेसमेंट किया, मूवमेंट किया, तो फिर भी वही पॉइंट पे आ जाएंगे। इस तरह से 3 डायमेंशनली किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो हमको 3 डायरेक्शन की जरूरत होती है, एक रेफरेंस की जरूरत होती है, इसके सहारे से किसी भी पॉइंट का लोकेशन इस रेफरेंस के सहारे से 3 कोऑर्डिनेट के जरिए दिया जा सकता है। जनरल चलो अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम कैसे यूज करने जा रहे हैं देखिएगा। जैसे ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है और ये हमारी तीसरी डायरेक्शन है, ओके। फिलहाल मैं इस तीसरे डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा, फिलहाल हम प्लेन के ऊपर ही रहते ताकि ड्राइंग थोड़ी सी आसान बनेगी।
चलिएगा, ये हमारा जो डायरेक्शन है x है, ये हमारा जो डायरेक्शन है y, ये हमारा -x, ये हमारा -y, ओके। ये हमारा ओरिजिन है जो कि लैंडमार्क है। तो फॉर एग्जांपल ये कहीं तो भी इस प्लेन में एक पॉइंट हमने इधर लिया तो उसका एड्रेस हमको ऐसे बताना पड़ेगा x, y। x और y वेरिएबल है, x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मुझे x का मतलब क्या है इसमें, x का मतलब होता है x डायरेक्शन, x एक्सिस की डायरेक्शन का मूवमेंट। तो यहां पे पहुंचना है आपको तो ओरिजिन से आपको x डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूवमेंट करना पड़ेगा और y डायरेक्शन में आपको y डिस्टेंस मूवमेंट करना है। तो ये हमारा ये कोऑर्डिनेट का मतलब होता है। तो चलिए इस पॉइंट का पोजीशन मुझे बताना है। तो हमने पहले बताया आपको कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन, किसी भी लैंडमार्क के सहारे से अगर किसी भी पॉइंट का आपको पोजीशन बताना है तो दो चीजें बतानी बहुत जरूरी होती है। एक, वो उस लैंडमार्क से कितनी दूरी पे है और साथ ही साथ में कौन से डायरेक्शन में है, ये बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे इस P पॉइंट की पोजीशन अगर मुझे बतानी हो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो P पॉइंट जो है, ये जो P पॉइंट है O से सर्टेन डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस मैं निकाल पाऊंगा, राइट। यूक्लिड डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम निकाल सकते हैं। और सिर्फ अगर मैं डिस्टेंस ही बताया, अगर डायरेक्शन के बारे में अगर जिक्र नहीं किया तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अगर मैं इस r को रेडियस मानकर अगर मैंने एक सर्कल बनाया तो इस सर्कल पे इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। मान लीजिए सर्कल प्रॉपरली नहीं आया लेकिन सर्कल अज्यूम कीजिए, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इस सर्कल के ऊपर, अनगिनत पॉइंट्स होंगे जो कि इस ओरिजिन से सेम दूरी पे है। तो फिर अगर सिर्फ मैंने डिस्टेंस r बता दिया ओरिजिन से उस पॉइंट का तो वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ पोजीशन का। तो फिर पोजीशन को बताना है तो और कुछ ऐड करना पड़ेगा उसमें, वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे ये एंगल भी बता देते हैं, ये एंगल भी बता देते हैं। तो ये एंगल फॉर एग्जांपल हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो यहां पर इस ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी y/x। तो इसमें से थीटा की जो वैल्यू होगी वो हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ y/x। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम डिस्टेंस फार्मूला से, ये देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये दो ट्राइंगल हमारे पास है तो इसके हिसाब से मुझे x² प्लस y²। तो अगर जब मैं ये दो चीजें बताता हूं इस लैंडमार्क के सहारे से, इस पॉइंट के लिए जो दोनों चीजें जब बताता हूं, डिस्टेंस भी बताता हूं लैंडमार्क से कितनी दूरी पे है और कितना एंगल है, ये जो लाइन है उस लैंडमार्क से उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, बात इस एंगल का भी अगर मैं जिक्र करता हूं तो मैं कंप्लीट इसके पोजीशन का स्पेसिफिकेशन बता पा रहा हूं। तो वो ये दोनों चीजें मिलकर, डायरेक्शन एज वेल एज द डिस्टेंस फ्रॉम द लैंडमार्क, ये दो चीजें मिलकर ये बन जाती है बेटा इसका पोजीशन। और पोजीशन बताने के लिए ऑब्वियसली हमने एक लैंडमार्क का सहारा लिया, राइट। तो इस तरह से ओरिजिन से लेके कोई भी पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओरिजिन से उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, तो इस तरह का आप अप्रोच रख सकते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड distance between any two points in the plane, distance between any two points in the plane. For example, अगर एक पॉइंट आपका इसी में ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमारा x1 और y1 था और दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर है, इसे q नाम देते हैं, ये पॉइंट है x2, y2। अब मुझे इन दो पॉइंट के बीच में की दूरी चाहिए, p से लेके q तक की दूरी चाहिए। तो इसे डिस्टेंस फार्मूला हम कहते हैं। वो कैसे, डिस्टेंस कैसे निकाला जाए P से लेके Q तक का, तो उसे निकालने के लिए बहुत कोई बड़ा तंत्र तो है नहीं। देखिएगा, इस Q को पहुंचना है तो आपको इधर x2 डिस्टेंस जाना पड़ेगा, यहां तक जाने में आपको x1 जाना पड़ा था, ये x1 है, ये y1 है अभी अपना, और ये हमारा x2 होगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारा y2 होगा। सपोज आई वांट टू फाइंड दिस P से लेके Q तक का डिस्टेंस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला डिस्टेंस हमारा x2 है और ये वाला डिस्टेंस x1 है, ये पूरा x2 है और यहाँ तक का x1, ये वाला डिस्टेंस x1 है तो ये भी x1 होगा, और ये x2 है पूरा, तो ये हमारा होगा x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस हमारा y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये डिस्टेंस y2 है तो दिस डिस्टेंस विल बी समवॉट y2 माइनस y1। तो ये छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्राइंगल से P और Q, इन दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, BW लिखता हो तो बिटवीन समझ लेना,
P और Q, तो उस डिस्टेंस को अगर हमने PQ से रिप्रेजेंट किया तो दिस डिस्टेंस विल बी, अब सिंपल सा छोटा सा पाइथागोरस थ्योरम हम फिर से लगा सकते हैं, ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, ये हाइपोटेनस की स्क्वायर के बराबर होगा, वो होगा हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द प्लेन. ओके, अगर बात आती है 3 डायमेंशनल स्पेस की, तो आपको यहां पर एक डायरेक्शन और भी इधर कंसीडर करना पड़ेगा. तो यहां अगर कहीं पॉइंट होगा, बोर्ड पर अगर पॉइंट नहीं है तो समझ लेना वो स्पेस में है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ये x है, ये y है, ये यहां कहीं तो भी z होगा. तो मान लीजिए ऐसा एक पॉइंट हम ले रहे हैं, एक पॉइंट का नाम है मान लीजिएगा P डैश, और उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1. दूसरा पॉइंट है उसी तरह से x2, y2, z2. दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है Q डैश अगर देता है x2, y2, z2. तो इन दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाले दो पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस है वो अगर हमको देना, तो इसी फॉर्मूले को मैं जनरलाइज करता हूं. तो क्या होना चाहिए वो डिस्टेंस? दैट शुड बी द सिंपली P डैश Q डैश, और इसका फॉर्मूला होना चाहिए जो कि सब लोग जानते हैं. क्या होना चाहिए? इसको जनरलाइज करते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का भी होल स्क्वायर. So this will be the formula to find distance between any 2 points in the space in a Cartesian coordinate system.